हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल दी एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम इकोनॉमी का मॉड्यूल्स फिनिश कर रहे हैं और उसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें कंपाइलेशन है करंट अफेयर का 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या फिनिश कर लिया था, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी हमने कंप्लीटली फिनिश कर ली थी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी वीडियो अगर आपको मिलती है 12 से 15 घंटे की, तो आपको उसको लेके नहीं बैठना है। आपको काम ये करना है कि 1 आवर कंटिन्यूसली आपको वीडियो देखनी है, जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना? इससे आपका रिदम बना रहेगा। अगर आप वन टाइम में 12 टू 15 आवर की वीडियो लेके बैठते हैं, तो सिंपली है, आपका स्टैटिक पोर्शन जो है, वो थोड़ा-सा अ डिस्ट्रॉय होगा, यू कैन से दैट। थोड़ा-सा आप उसको कम टाइम दे पाएँगे, राइट? सो यहाँ पे हम कैसे फिनिश कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हमने देखी थी कि हमने लास्ट पीवाईक्यू अगर हमारा कोई भी आ रहा है, 2010 से लेके 2024 तक, उसको भी हम यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? सो हमने कल का जो हमारा मॉड्यूल्स था, उसमें हमने लगभग अपना हम पेजेज़ वाइज़ फिनिश कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पेजेज़ वाइज़ जो है वो फिनिश कर रहे हैं, जितने भी पीटी 365 के मॉड्यूल्स आएँगे अपकमिंग, राइट? सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीटली फिनिश हो गया था एंड देन नेक्स्ट हमारे पास था यूनिवर्सल बैंक। तो हम इसकी बात करते हैं, ये है क्या? तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम बात करते हैं कि ये क्या न्यूज़ में रहा, क्या मतलब है इसका आगे। सो पहली बात तो ये है कि जो यूनिवर्सल बैंक है, एक्चुअली में ये क्या करता है कि वाइड रेंज प्रोवाइड कराता है, जैसे फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आप ये कह सकते हो कि वन रूफ के अंदर, मतलब वन रूफ के अंडर में, वन रूफ अंडर आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी बैंक की, उसे हम यूनिवर्सल बैंक कहते हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, अभी एक्चुअली में क्या हुआ था कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो हैं, अभी तक उनको अलाउ था कि वो प्राइमरीली जो है वो बैंकिंग की बेसिक एक्टिविटी तो कर सकती हैं, राइट? तो आरबीआई ने क्या कराया है कि जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि भई वो यूनिवर्सल बैंक में जा सकती हैं, कैसे? वन टैप लाइसेंसिंग के थ्रू, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल बैंक बनने से पहले बैंक जो है वो कौन-सी होगी? एसएफबी, यू कैन से दैट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट? अब बात करते हैं वन टैप लाइसेंस की क्या है? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, ठीक है? और बैंक को लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे? आरबीआई से विदिन अ ईयर, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो अ यू कैन से दैट ट्रांसफॉर्म होना चाहती है किसमें? यूनिवर्सल बैंक में, तो क्या होगा? तो उसके पास क्या-क्या चाहिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को? उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि उसको 1000 करोड़ का मिनिमम उसकी नेटवर्थ हो और वो शेड्यूल बैंक में लिस्टेड होनी चाहिए और लगभग 5 साल उसका जो है सैटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड्स होना चाहिए उसका। और फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, तो लगभग 2 साल से उसका फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो बेटर होना चाहिए। एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो उसका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि जीएनपीए और एक हमारे पास आएगा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये जो है वो लेस देन और इक्वल है, यानी कि कुल मिला के ये जीएनपी जो है उसका लगभग 3% से कम और एनपीए है उसका वो लगभग 1% के इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या होता है भई एनपीए? एनपीए का मतलब है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और 90 दिन के बाद जो ईएमआई बैंक ने तय करी है, आप 90 दिन के बाद उनका ईएमआई नहीं डाल रहे हैं, तो बैंक आपने जो लोन लिया है, आपके उस पूरे प्लेटफ़ॉर्म को डाल देगी किस पे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, राइट? मतलब आप बैंक का लोन नहीं देना चाहते, तो वो हम आगे भी क्लियर करेंगे क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि एसेट क्वालिटी में उसका जो एनपीए है ना, वो 3% से कम और एनएनपीए जो है, वो 1% से 1% के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो भी लास्ट 2 ईयर की फाइनेंशियल की बात हो रही है। दूसरी बात, अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो लिस्टेड हो रही है यूनिवर्सल बैंक में, तो उसका जो स्टॉक लिस्टिंग की बात करें, तो वो रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राइट? अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे फिर, और प्रोमोटर्स रिक्वायरमेंट की कोई भी नो एडिशन ऑफ न्यू प्रोमोटर और चेंज टू एग्जिस्टिंग प्रोमोटर इज परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और प्रेफरेंस की बात करेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो डाइवर्सिफाई लोन पोर्टफोलियो है
वो विल बी प्रेफर्ड होगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये कैसे क्या है? सो इसकी उत्पत्ति हुई बजट 2014 से 15 के फाइनेंशियल इंक्लूजन में और रजिस्ट्रेशन इसका चाहिए हमें किसके थ्रू? कंपनीज़ एक्ट 2013 के थ्रू, ठीक है? लाइसेंस की बात करेंगे तो वो मिलेगा हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी लगभग 200 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद एडजस्ट नेट बैंकिंग क्रेडिट की बात करेंगे तो उसमें 75% चाहिए उनका एडजस्ट नेट बैंकिंग क्रेडिट, ठीक है? टू द प्रायोरिटी सेक्टर। अब बात करते हैं हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये क्या है भई? अभी आरबीआई ने बोला है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के वो स्टॉप करें जितनी भी प्रैक्टिस हो रही है किसकी? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। अब ये क्या है अभी? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का मतलब ये है कि आप म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, पहले तो आप ये समझिएगा। अब म्यूचुअल फंड क्या है अभी? आपने फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड कर रखा है किसी भी कोई भी कंपनी से के थ्रू। अब कोई बैंकिंग है फॉर एग्जांपल, अब बैंकिंग मान के चलो वो लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, बट आपको एक रिदम वे में वो प्रॉफिट दे रही है ना? अपने आपने जो शेयर खरीद रखे हैं उसका प्रॉपर आपको प्रॉफिट दे रही है। तो उससे क्या होता है कि कभी-कभार जो कंपनियाँ बैंक होती हैं वो लॉस में चली जाती है और वो बैंकरप्ट खुद को घोषित कर देती हैं। तो इससे क्या होता है जो सेंट्रल बैंक है उसको दिक्कत होती है, राइट? सो इसी की वजह से आरबीआई ने अभी ये एक शेड्यूल जारी करा है। सो इसमें क्या-क्या बातें हैं वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि ये इसको सेटअप किया जाता है किसके द्वारा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, ठीक है? क्या? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। तो ये आपको समझ में आ गया हो क्या है क्या नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉफिट मिलता रहे और कंपनी चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो वही सारी बात है। ऑफ प्रॉफिट टू पे डिविडेंड इन अ फ्यूचर ईयर व्हेन प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट और वेयर द बैंक हैज़ पोस्टेड एज़ ए नॉट नेट लॉस, राइट? क्लियर कट है? अच्छा, अभी क्या है फिर भी करंट जो रूल्स हैं उनके वो प्रोहिबिट करते हैं मेकिंग सच पेमेंट फ्रॉम द प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के बारे में, राइट? अच्छा, अब थोड़ी-सी बात करते हैं हम वन टाइम विज़न में क्या है, आरबीआई ने ये परमिट जारी कराया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो ट्रांसफर करेंगी मनी इन द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में टू जनरल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व जो भी चीज़ें हैं उनमें, वो अपना ट्रांसफर कर देंगे मनी की, टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दीज़ बैलेंस एंड रेगुलेटरी कैपिटल पर्पज़ के लिए, ओके? अच्छा, अब हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे, ये क्या है? तो लीगल स्टेटस इसका क्या कहता है? तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो रजिस्टर्ड होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में अगर स्टेट की बात है और मल्टीपल स्टेट की बात है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के थ्रू। रेगुलेशन की बात करेंगे तो आरबीआई इसको रेगुलेट और सुपरवाइज़ करती है। किसके थ्रू? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू, राइट? और स्टेट और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो ये भी सुपरवाइज करता है और उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है और उनके जो भी मैटर होते हैं उनको सॉल्व करता है, राइट? लैंडिंग की बात करेंगे तो ये मैंडेट करता है कि भई उसकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो लगभग 75% होनी चाहिए मार्च 2026 तक, राइट? क्लियर है? और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 4 टियर होते हैं, वो हम थोड़ा-सा इन्फोग्राफिक में देखते हैं। टियर 1 क्या कहता है? टियर 1 ये कहता है जितनी भी यूनिट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की और उनकी सैलरी जो अर्न करती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट साइज़ और अदर और यूएसबी आप समझ लेना मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ। डिपॉज़िट अप टू लगभग 100 करोड़ रुपए टियर 1 में। टियर 2 में लगभग 100 से 1000 करोड़, टियर 3 में लगभग 1000 से 10,000 करोड़, टियर 4 में अबव दी 10,000 करोड़, राइट? कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो जैसे बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ईज़ ऑफ एक्सपेंशन लिया गया, एनयूसीएफडीसी लिया गया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशनें हैं जो यू कैन से दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मोर स्ट्रेंथन करने के लिए लिए गए। सो अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उसका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनयूसीएफडीसी तो उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। ये रजिस्टर्ड है आरबीआई के थ्रू, किस ग्रुप में? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू, राइट? अच्छा ये और आपको याद रखना है ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑपरेट होता है, राइट? अच्छा इसकी जो नीड क्यों हुई भई इंडिया में? तो ये हाइलाइटेड हुआ आरबीआई वर्किंग ग्रुप चेयर जिसको श्री एस विश्वनाथन कर रहे थे 2006 में और ये मॉडल जो था वो रिकमेंड करा गया 2009 में किसके द्वारा? श्री बीएस दास के द्वारा, राइट? मेजर फंक्शन क्या है इसके? एनयूसीएफडीसी के, तो ये लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट की बात करता है, रेगुलेटरी कंपाइलेशन की बात करता है एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करता है, राइट? चलिए आगे देखते हैं फिर हम। देखिए मैं आपको बताऊँ, आपको मेन-मेन चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा भसड़ नहीं करनी है दिमाग में, अगर इतना कुछ करेंगे तो बहुत सी चीज़ें स्लिप हो जाएँगी, स्किप हो जाएँगी माइंड से। सो सब देख देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस
करेक्टिव एक्शंस फ्रेमवर्क फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अभी हम पढ़ रहे थे ये क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली बात ये है कि आरबीआई ने अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है फ्रेमवर्क वो लिया है किसके लिए, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस इसका एक्चुअली मेन काम क्या है, क्या इसका वो है, तो ये फाइनेंशियल हेल्थ की बात करता है किसकी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अगर फाइनेंशियल हेल्थ को एड्रेस करने का कोई काम करता है तो वो होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, राइट। अच्छा, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट तो होगा कहाँ से, 1 अप्रैल 2025 से, तो इसकी अभी तो न्यूज़ और भी आनी बाकी है, उसके बाद हम इसको और अच्छे तरीके से कवर करेंगे, राइट। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। 50 साल हो गए इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, तो उसके उपलक्ष्य में उसके बारे में एक टॉपिक है, वही रिपीटेड टॉपिक है, तो थोड़ा-सा देखना है हमें। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जिसे हम सेवा बैंक बोलते हैं, जो 1974 में खोली गई, इसके लगभग 50 साल हो गए हैं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले बात हम ये समझ लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है या माइक्रोडेट होता क्या है, माइक्रोडेट। तो ये वो बैंकें होती हैं या ये वो फाइनेंशियल सर्विस होती हैं, जो आप कह सकते हो पुअर इंडिविजुअल जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं या फिर मार्जिनलाइज़्ड जो लोग होते हैं, उनको लोन चाहिए, तो वो यहाँ से वो क्या उठाते हैं, लोन उठाते हैं, ठीक है ना? और ये सारी सुविधाएँ वैसी मिलती हैं जैसे यू कैन सी दैट जो फॉर्मल बैंक होती हैं। बट आप कह सकते हो जहाँ फॉर्मल बैंक नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पे ये माइक्रो फाइनेंस बैंक काम करती हैं। क्लियर कट है? अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा और इनके बारे में जानने की। सो बट एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक होती हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर होता है एज़ कंपैरिज़न टू दी कमर्शियल बैंक। ओके? अच्छा, अब ये ली कहाँ से गई थी? थोड़ा-सा उसके बारे में बात करते हैं। तो नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न, तो जो मोहम्मद यूनुस थे उन्होंने इसके फाउंडेशन की बात करी, माइक्रो फाइनेंस ऑफ इंडिया विद द स्टेबलाइजेशन ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश 1976, ठीक। रेगुलेशन की बात करेंगे तो आरबीआई जो है इसकी रेगुलेटरी बॉडी रही है किसकी, माइक्रो फाइनेंस की, ठीक है। और इन इन द कंट्री, और जो मेलकम कमिटी है आरबीआई की, वो रिकमेंड करती है इसके जो भी फ्रेमवर्क होंगे और रेगुलेशंस होंगे किसकी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस की, राइट। अच्छा, अब क्या है इसमें, इसका जो कोलेटरल फ्री लोन जो है, इंडिविजुअल बिलोंग टू लो इनकम हाउस होल्ड, देखिए जिनका 3 लाख रुपए से एनुअल, मतलब कुल मिला के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओवरऑल अगर हम देखते हैं 25-30 हज़ार रुपए से कम जिनका मंथली पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये क्या है, लोन की सुविधा प्रोवाइड कराती है। ओके। अच्छा, कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं गवर्नमेंट के द्वारा माइक्रो फाइनेंस के लिए, जैसे कौन-कौन सी हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये माइक्रो फाइनेंस में आएगा आपका। अच्छा, इसका जो कितना लोन ले सकते हैं हम, तो लगभग 10 लाख नॉन कॉर्पोरेट के लिए। नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज थ्रू द कमर्शियल बैंक एंड एनएफसी। अच्छा, लोन मुद्रा जो है वो कैटेगराइज़ है 3 चीज़ों में, शिशु, किशोर एंड तरुण। अभी क्या हुआ है, लगभग 2024 के यूनियन बजट में इसी तरुण को तरुण प्लस कर दिया गया। अब इसमें जहाँ 10 लाख तक आपको लास्ट लोन मिल सकता था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू, अब आपको 20 लाख तक लोन मिल सकता है, पर वो तरुण प्लस के अंदर में आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 2024 में। आरबीआई ने रिकॉग्नाइज़ किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। साधन एज ए इसरो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, जो कि नाबार्ड 1992 में, ये भी हमारा एक माइक्रो फाइनेंस के अंडर में आता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द अनरिच एंड अनडिजर्व पुअर हाउसहोल्ड, मतलब कुल मिला के ये है कि जो बैंक तक नहीं पहुंच सकते और जो गरीब हैं, उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम नाबार्ड भी करता है, और ये भी एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। ओके। अच्छा, आगे जितने भी मेंबर हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोन। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप एक से तो बन नहीं जाएगा, बहुत सारे मेंबर होंगे, तो उन सारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोन की। एंड इंडिविजुअल मेंबर टेक्स द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये सपोर्ट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक है, देखिए इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, बहुत फास्ट स्पीड से आपको 1 आवर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम देते हैं तो अपने लिए नुकसानदायक है, हम स्टैटिक पोर्शन छोड़ के फिर प्रॉपर इसी पे बैठ जाते हैं, है ना, वो नहीं करना है। चलिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं, एनबीएफसीएस। सबसे पहली बात क्या है कि ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी क्या हुआ है कि आरबीआई ने बैन कर दिए हैं 4 एनबीएफसी, ठीक है? उनको क्या देने के लिए भैया, कि वो ग्रांटिंग लोन नहीं कर सकती, ठीक है? सॉरी, फ्रॉम द ग्रांटिंग लोन एक्सरसाइजिंग। तो कुल मिला के ये है कि आरबीआई ने अभी बैन करा 4 एनबीएफसी को, कि भई उनको लोन नहीं मिलेगा। और अंडर द सेक्शन किसके थ्रू अब करा होगा, तो कोई तो ना कोई सेक्शन होगा। यस, वो है सेक्शन 45L1B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक? अच्छा, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनबीएफसी होती क्या है? कौन-सी कंपनी होती है?
तो वो कंपनियाँ जो रजिस्टर्ड हैं कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के थ्रू, ठीक है? और प्राइमरी उनको एंगेज किया जाता है किसके लिए? लैंडिंग एक्टिविटी मतलब उधार देने का काम है उनका। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम है कि वो लैंडिंग एक्टिविटी करेंगी। लैंडिंग का मतलब है उधार देना, राइट? अच्छा, लेकिन वो एक्सक्लूड क्या करती हैं, वो थोड़ा-सा पॉइंट समझ लेना है। जैसे वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड ट्रेडिंग गुड्स, तो इनको तो वो थोड़ा-सा एक्सक्लूड करती हैं, बट प्रोवाइडिंग कोई भी सर्विस है, सेल करना है, परचेज़ करना है या कंस्ट्रक्शन करना है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे ये ज़रूर आपको फाइनेंशियल हेल्प करती है। रेगुलेशन की बात करेंगे तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, अब देखिए यहाँ पे रेगुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है, सेबी है और उसके बाद आपकी आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। स्टेट गवर्नमेंट में आपकी चिट फंड कंपनीज़ होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो निधि कंपनीज़ आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है ना? इनके थ्रू इनको रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है बैंक और एनबीएफसी में? तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड डिपॉज़िट जो होती है, उसको एक्सेप्ट करने का काम नहीं करती एनबीएफसी, ठीक? दूसरा, ये पेमेंट और सेटल सिस्टम भी नहीं है और ये चेक भी इश्यू नहीं करती, ये भी आपको समझना है। और तीसरा हमारे पास क्या है, जो इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है ना? ये भी अवेलेबल नहीं होता है इसमें, ठीक? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसे हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन मतलब कुल मिला के ये है कि ये इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, इसको ये प्रोवाइड नहीं करती है। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ डिमांड डिपॉजिट भी नहीं होगा, चेक भी इश्यू नहीं होगा और डिपॉजिट इंश्योरेंस यू कैन सी दैट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं होगी, ठीक? अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, जो डीआईसीजीसी है ना, ये है क्या? तो इसको स्टेबलाइज़ किया गया 1961 एक्ट के थ्रू, ठीक है? ये कवर करेगा जितनी भी कमर्शियल बैंक होती हैं, उन सबको कवर करेगा, उसमें ब्रांचेज़ भी होंगी उनकी, चाहे फॉरेन बैंक की उनको भी कवर करेगा, चाहे इंडिया में हो, लोकल एरिया बैंक हो या रीजनल रूरल बैंक हो, सब कवर करने का काम करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट? और ये इंश्योर करता है जितनी भी बैंक डिपॉजिट है, उनका मैक्सिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो लगभग 5 लाख होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ फ्रेमवर्क हैं इसके हमारे स्मॉल ये एसबीआर के, तो उनको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, क्या है, क्या नहीं है, एनएफसी के। तो देखिए वो 3-4 लेयर में होता है, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। तो बेस लेयर में जो है वो 1000 करोड़ से एनबीएफसी जो है वो कंसिस्ट करता है फंड और उसके बाद मिडल लेयर में ये देखिए बहुत सारा इतना नहीं समझना होता है हमें क्योंकि इतना सारा नहीं पूछा जाता हमसे कि ये इतना हिडन में पूछना है, इतना छिछले क्वेश्चन से नहीं पूछता है यूपीएससी हमसे, मेन-मेन क्वेश्चन पूछता है हमसे। सो 1000 करोड़ से कम जो है कम नहीं होना चाहिए उसका, अगर बेस लेयर की बात करते हैं और 1000 से अधिक करोड़, है ना? मिडल लेयर पे, बाद बाकी ये सारी एक्टिविटी है उसमें। चलिए, अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं। एनबीएफसी पी2पी लैंडिंग रेगुलेशन ये क्या है? तो अभी पी2पी लैंडिंग का मतलब है जहाँ पे इंडिविजुअल लैंडिंग और बोरोइंग मनी डायरेक्टली थ्रू द डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मतलब आपको ट्रेडिशनल तरीके से जो हम लोन लेते हैं, उस तरीके से लोन नहीं लेना है आपको। एज़ ए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाके लोन ले सकते हैं, उसे हम पी2पी लैंडिंग रेगुलेशन कहते हैं। ओके? चलिए, आगे फिर हम आ जाते हैं। अब ये कुछ की हाइलाइट है, वो थोड़ा-सा आप देख लेंगे कि भई लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म है सपोज़ टू एक्ट इंटरमीडिएट बाय पी2पी लैंडिंग पार्टिसिपेंट के थ्रू वो लिमिटेड एक्सेस लगभग 50 लाख तक होना चाहिए इसमें, वो सारी चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी मैंने आपको बताया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? भई आपने बैंक से लोन ले लिया, अब आप बैंक का लोन नहीं देना चाहते, 90 दिन हो गए, 90 दिन के बाद लगातार 3 ईएमआई आ गई, तो फिर बैंक क्या करेगा? उस आपके सिस्टम को डाल देगा किसमें? एनपीए में, ठीक है ना? फिर वो एआरसी के थ्रू जाएँगे, वो लोग आपसे रिकवर करेंगे। वो मैं एआरसी में अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। सो आरबीआई ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उसने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करी है। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो कि एक यू कैन से दैट बात करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इसका बेस जो है वो सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के आधार पर है और ये हाइलाइट करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिनके ग्रॉस एनपीए और अभी मैंने पढ़ा था एनएनपीए, है ना? रेशियो को, इन सबको ये काउंट करता है और ये लो रहा है 2.8% एंड 0.6% रिस्पेक्टिवली मार्च एंड 2024 से, ठीक है? अच्छा, एनपीए के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इज़ अ लोन और एडवांस दैट इज़ ओवरड्यू मोर देन 90 डेज़ अभी मैं क्लियर कर रहा था, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, आप पैसे देना नहीं चाह रहे और बैंकिंग अपनी तरफ से पैसे लेगी आपसे। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेफर टू द सम ऑफ ऑल लोन एसेट दैट आर क्लासिफाइड एज़ एनपीए, ठीक है?
अच्छा, अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। तो ये अपेक्स लेवल का फोरम है, जो कि 2010 में इसको बिल्ड करा गया। एंड ये स्ट्रेंथ और स्टेबलाइज़ करता है क्या मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। अगर इसकी कंपोज़िशन की बात करेंगे तो उसको कंपोज़िशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इसके, राइट? इसके मेंबर की बात करेंगे तो वो कहाँ-कहाँ से आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से, जैसे आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और उसके बाद सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सब जो है वो आपके इसमें आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल में, राइट? क्लासिफिकेशन की बात करें एनपीए की, तो वो भी मैंने बताया था, लोन एसेट्स, एसेट्स विद आइडेंटिफाई लॉसेस नॉट फुली रिटर्न। अभी ये मतलब क्लियर नहीं हुआ है, बट अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो गए तो वो सब स्टैंडर्ड असेट्स में आएगा। और डाउटफुल का मतलब ये है कि 12 मंथ से और ऊपर हो गया, ठीक है? अच्छा, कुछ स्टेप लिए गए हैं क्या हम एनपीओ को कम करें, कि भई आदमी लोन ले रहा है और पेमेंट नहीं दे रहा है बैंक का, तो उसके लिए कुछ स्टेप लिए गए? यस, लिए गए। वो कौन-कौन से स्टेप लिए गए? सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है? इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड, जिसको अभी हम पढ़ेंगे एआरसी, एंड परवाहा, ये भी पोर्टल है, एंड आरबीआई रिवाइज्ड एनपीए प्रोविजन नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे स्टेप जो है लिए गए, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, कि भई वो एनपीओ को सॉल्व करें। अब आगे बात करते हैं हम को-लेंडिंग की। को-लेंडिंग क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फॉर्म ए कमिटी टू टैकल को-लेंडिंग इश्यू। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एक्चुअली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से पूछा कि भैया वो को-लेंडिंग का मतलब है सहसमिति से किसी भी व्यक्ति को उधार देना, बस इतना समझना है आपको। इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर द मल्टीपल लेंडर्स, मतलब मल्टीपल उधारकर्ता, पार्टनर टू प्रोवाइड लोन्स टू बोरोवर्स, जो उधार लेना चाहता है उसको उधार देते हैं। दिस इंक्लूड हेल्प इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इंडिविजुअल लेंडर। क्लियर कट है? तो बहुत सारे लोग मिलके किसी भी पर्टिकुलर बंदे को लोन देते हैं, उसे हम को-लेंडिंग कहते हैं। अच्छा, एज पर द आरबीआई बैंक एंड एनएफसी कैन को-लेंडिंग लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो देखिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आरबीआई ने ये भी गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी बैंकें हैं या एनबीएफसी है, वो को-लेंडिंग लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेवल पे करेंगी विद इन अ मिनिमम ऑफ 20% क्रेडिट रिस्क ऑन एनबीएफसी एंड रेस्ट ऑन बैंक, ठीक? बैंक जो है वो नॉट अलाउ करती हैं एंटर इनटू को-लेंडिंग अरेंजमेंट विद इन एनबीएफसी बिलॉन्गिंग टू द प्रोमोटर ग्रुप, ओके? अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है विलफुल डिफ़ॉल्ट। विलफुल का मतलब है मेरी इच्छा है, मैं डिफ़ॉल्टर हूँ, मतलब मेरी इच्छा है, मैं डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ बैंक का। जैसे आप कह सकते हो बैंक से लोन ले लिया, मतलब मैं लोन इसी हिसाब से ही ले रहा हूँ कि मुझे बैंक का लोन देना ना पड़े, इसे बोलते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो वही सारी बातें हैं, इसमें थोड़ा-सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कि लार्जर डिफॉल्टर कौन है और विलफुल डिफॉल्टर कौन है, कितने के अंडर में आएगा। सो यहाँ देखते हैं, आरबीआई ने अभी डायरेक्शन जारी करी है ट्रीटमेंट फॉर द किसके लिए? विलफुल ट्रीटमेंट के लिए, विलफुल डिफॉल्ट के लिए एंड लार्ज डिफॉल्ट अंडर द आरबीआई एक्ट कौन से? 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 के थ्रू। तो ये गाइडलाइन जारी हुई है किसकी? आरबीआई की। तो इसमें आपको बस इतना समझना है कि विलफुल डिफॉल्ट जो है वो एक तो 25 लाख या उससे ऊपर का रुपए है, और लार्ज डिफॉल्टर ये भी डिफॉल्टर में आएगा जो 1 करोड़ या उससे ऊपर का उसने लोन ले रखा है, बट वो उसने लोन लिया ही इसलिए था कि वो देना नहीं चाहेगा। अब सारी कहानी वही है कि वो बोरो कर रहा है, हैज़ द कैपेसिटी टू द पे। भैया उसकी कैपेसिटी पे करने की, उससे ज़्यादा वो बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है, तो वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ये सारी कंडीशन है। डाइवर्जन ऑफ द फंड एंड दिस सॉफ्ट, मतलब उसने मतलब आप कह सकते हो हेरा-फेरी से लोन ले लिया बैंक से, राइट? डिस्पोजल, इम्मूवल एंड मूवल एसेट प्रोवाइड फॉर द सिक्योर एंड क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हैं, ये देख लेना है। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझना था इसमें, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये क्या है अभी? देखिए, सबसे पहले हम इतना समझ लेते हैं कि इंसॉल्वी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ये दोनों अलग-अलग हैं। तो क्या है? इट इज़ एन इंडिया बैंक्रप्सी लॉ है दैट कंसोलिडेटेड द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इन अ सिंगल लॉ। मतलब कुल मिला के ये है जिसमें बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक सिंगल लॉ के अंतर्गत आता है, उसको हम पूरा नाम लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि जहाँ पे इंडिविजुअल या कोई एंटिटी है, वो उधारी का पेमेंट देना नहीं चाहता, ठीक है? अब देना क्यों नहीं चाहता? भैया उसकी लायबिलिटी थी, मान के चलो वो 10 लाख का लोन चुका सकता था, पर उस पे कर्ज इतना हो गया कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 20 लाख का लोन लिया और वो उसपे इतना मतलब उसकी लायबिलिटी इतनी बढ़ गई, कहीं भी उसने कहीं पैसा खर्च कर दिया या फिर कहीं और जगह पैसा लगा दिया, अब वो 20 लाख का लोन नहीं दे सकता, है ना?
ठीक है? तो वो आप कह सकते हो वो जो उसकी लायबिलिटी है वो एक्सीड हो गई उनके उसके एसेट से, तो उसे हम इंसॉल्वेंसी कहेंगे। बैंकरप्सी क्या है? ये लीगल प्रोसेस है जहाँ पे फॉलो किया जाता है इंसॉल्वेंसी को। जहाँ पे कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिविजुअल है या एंटिटी है, वो लीगली अनेबल है कि भैया वो पे नहीं कर पाएगा उस उधारीकरण को, उसे कहेंगे हम बैंकरप्सी। तो आपको दोनों में पहले अर्थ समझना है, ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा था, जैसे मान के चलो उसने बाइक बूट खोला। अब बाइक बूट में उसको क्या करना था कि बहुत लोगों से उसने पैसा रेज़ करा, मल्टीपल लोगों से, और उसने बोला कि भई मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाइक चलवाऊँगा लोगों से। तो बाइक चलवाने के बाद क्या होगा, जो भी पेमेंट होगा आपके खाते में मैं डाल दूँगा, ठीक है? बीच में मैं ले लूँगा पैसा मिडल में बैठ के। बट क्या होता है कि वहाँ पे उसने वो पैसा किसी पार्टी में लगा दिया, ठीक है? वो पैसा वन पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उसने किसी पार्टी में लगा दिया। अब पार्टी ने उसको टिकट भी नहीं दी वहाँ से, या फॉर एग्ज़ाम्पल टिकट दे भी दी, वो बंदा वहाँ से हार गया। तो उसने पैसा एक तरफ से रेज़ करा और दूसरी तरफ जाके उसने यू कैन से दैट पुट कर दिया। अब उस केस में क्या होगा? भई उसे कोर्ट तो बैंकरप्ट करेगा, और इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि वो पैसा नहीं दे सकता जितना उसने लोगों से लिया। क्लियर कट हो गया यहाँ पे? चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका प्रमोट करना टाइम बाउंडेड रेज़ोल्यूशन प्रोसेस फॉर डिस्ट्रेस्ड बिज़नेस के लिए, इम्प्रूव करना रिकवरी रेट्स एंड क्रेडिट, एंड प्रोवाइड करना कोई एग्ज़िट मैकेनिज़्म, ठीक है? चलिए, पिलर क्या है आईबीपीएस कोड के? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड के, तो ये बस आपको पिलर थोड़े से जान लेने हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशंस है, एडजस्टिंग अथॉरिटी है, और उसके बाद आपकी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है। तो इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो हेयरिंग करेंगे जितनी भी अपील होती है। देखिए, ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको देख के चलनी होती है, ज़्यादा हमें नहीं इसमें घुसना होता है कि क्या-क्या पिलर है। तो मैंने आपको सॉरी क्या-क्या पिलर होंगे जिनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास सामने हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें हम थोड़ी-सी देख लेते हैं। जैसे क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो एआई है, उसको क्या होता है, ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, वो आपका क्या काम करता है कि भई वो ये कहता है कि भैया 180 डेज़ के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 333 डे के लिए, ठीक है? बट डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, वो 180 डेज़ की बात करता है। तो ये कुछ टाइमलाइन है जो आपको थोड़ी-सी देख लेनी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो ये हियरिंग करता है, जो भी अपील हो रही है किसके अगेंस्ट में, पास्ड बाय द एनसीएलटी जो अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर, ठीक है ना? एंड आईवी। अच्छा, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे तो अपीलेट फ्रॉम द डीआरटी आर फिल्ड बिफोर द डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। इट कैन बी फर्दर अपील, इसको दोबारा अपील किया जाएगा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, विद इन 45 डेज, राइट? अब हम थोड़ी सी इस बॉडी की बात बात कर लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और किसके अंडर में आती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। मिनिस्ट्री कौन सी दिख रही है, कॉर्पोरेट अफेयर, राइट? फंक्शन की बात करेंगे तो ये रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द सर्विस प्रोवाइडर है इन द इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम। ये इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि ये प्रोवाइड करेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसके लिए, इंसॉल्वेंसी एंड रेजुलेशंस प्रोसेस के लिए। और गवर्निंग बोर्ड की बात करेंगे तो फंक्शनिंग ऑफ आईवीवीआई इज गवर्न बाय द गवर्निंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक? इसमें क्या-क्या होते हैं, एक चेयरमैन होगा, 3 मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अमंगस्ट में से चुने जाएँगे, और नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट। तो जॉइंट सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट से वो बिलो नहीं होंगे। 1 मेंबर जो आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, 5 मेंबर जो होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएँगे, ठीक है? whom एट लीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर, जिनमें से 3 मेंबर जो होंगे वो होल टाइम मेंबर होंगे, राइट? अब बात करते हैं हम प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस की बारे में बात करते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, अमेंड करके 2021 वाला, और ये प्रोवाइड करता है रेजुलेशन ऑफ स्ट्रेस ऑफ कॉर्पोरेट एमएसएमई का, ठीक है? इसकी जो ये जो इनिशिएटिव है वॉलंटरी है, जिसको डेब्टर इज अवेलेबल फॉर द डिफॉल्ट ऑफ एट लीस्ट, जिसने 10 लाख तक का डिफॉल्ट किया है उसके लिए अवेलेबल है, राइट? अच्छा, हाइब्रिड प्रोसेस है ये, और इसमें जो पीरियड है वो 120 डेज का है। अब बात आती है एआरसी, ये क्या है भाई? देखिए मैं आपको बताऊँ। आपने बैंक, या आप, ये कोई एंटिटी है, आप ऐसे समझिएगा, और यहाँ बैंक है, और ये एआरसी है, और ये एनपी है। अब थोड़ा-सा हम और समझते हैं इसमें। आपने क्या करा, बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपकी ईएमआई तय करी, आपने ईएमआई नहीं भरी, 90 डेज़ ओवर ड्यू हो गया। तो वो जो आपका जो लोन है उसको वो एनपीए में ले जाएगा, ठीक है? अब एनपीओ को हैंडल करने के लिए आएगी एआरसी, जैसे कोटक महिंद्रा है, ठीक है ना? कोटक महिंद्रा आपने बैंक देखी होगी, कहीं का उसके बोर्ड लगे होते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि भैया आपने बैंक से लोन लिया, अब आप बैंक का लोन जो है वो नहीं देना चाह रहे हैं और वो एनपीए में घोषित हो गया है, तो वो कोटक महिंद्रा आपसे लोन, जो जो लोन का रिकवरी है वो आपसे करेगा,
ठीक है, उसे हम बोलेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक, तो एज लाइक द कोटक महिंद्रा, अभी मैंने आपको बताया। अभी आरबीआई ने क्या करा है, एक मास्टर डायरेक्शन जो है जारी करी है, ठीक है ना, 2024 किसके लिए, सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एआरसी की। तो इट इज एन, अभी मैंने क्लियर करता आपको, इट इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट बाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ये क्या करेगा, बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदेगा फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे जितने भी, सो दैट लेटर कैन क्लीन अप, और उनको वो क्लीन कर देगा देयर बैलेंस शीट से, ठीक है। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, क्लियर कट हो गया आपके, समझ में आ गया क्या क्या नहीं। कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे तो एआरसी आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द एसेट विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिसको लगभग, इसके एक्विजिशन को वो लगभग 8 साल के अंडर में आपका रिजॉल्व करेगा, फाइनेंशियल एसेट है, ठीक। अच्छा, अब इसके क्या क्या काम होते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शनिंग ऑफ द एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो एसेट्स एक्विजिशन लेगा ये, फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट एंड मैनेजमेंट फीस भी होती है इनकी, जो 1.5% से 2% की समथिंग होती है, ठीक है। तो एआरसी एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अभी हमने बताया कहाँ से लेगा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये एंटिटी थी और इसने इसने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है। अब एसबीआई ने इसके जो लोन था उसको एनपीए में ले गया। अब इस एनपीए को कौन खरीद लेगा, कोई एआरसी कंपनी खरीदेगी, इसको रिजॉल्व करेगी, इसकी बैलेंस शीट से, एसबीआई के बैलेंस शीट से, ठीक है। अच्छा, और उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो सरफेसी एक्ट 2002 जो है वो एआरसी की बात करता है, और इनको रजिस्टर्ड किया जाता है किसके द्वारा, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नरसिम्हा कमेटी ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, ये समझना है आपको। तो थोड़ी थोड़ी आपको बातें पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब बात करते हैं, कोई बंदा अगर चाहता है एआरसी ओपन करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए लगभग उसका 300 करोड़ का मिनिमम उसका नेट ओन फंड होना चाहिए उसके पास। और रजिस्ट्रेशन की बात है तो वो आरबीआई से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और एज लिमिट इसमें क्या होगी, 70 साल के एमडी सीओई जो होल टाइम डायरेक्टर बनेंगे, टेन्योर जिनका 5 साल होगा एट द टाइम, विद इन मैक्सिमम टेन्योर जो इनका 15 साल कंटिन्यूअसली होगा। ईआरसी सेल रिपोर्ट किसको करेगा, आईवीए को, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है। और इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे तो एआरसी सेल पुट ए प्लेस सिस्टम ऑफ पीरियोडिक चेक एंड रिव्यू ऑफ एसेट्स एक्विजिशंस प्रोसीजर एंड एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन मीजर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिसेंट चेंज किए हैं आरबीआई ने, क्या वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एआरसी, एआरसी को यू कंसीडर स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने अभी क्या करा है, एक बोर्ड को चेयर करा। एट लेस्ट हाफ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में होनी चाहिए। जो मेंबर हैं सीआईसी के, यू कैन से दैट उसमें क्या करनी रहेगी, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। एवरी एआरसी shall become a member of at least one credit information company, तो उनके पास वन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होनी चाहिए, हैविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई, ठीक। ये सब उसकी बात हो रही है, कौन रजिस्टर कर सकता है कौन नहीं कर सकता है किसमें, एआरसी में। तो इतना डीपली नहीं जाना होता है, देखिए मैंने आपको पॉइंट पॉइंट बता दिया, मेन मेन चीज़ें आपको क्या समझिए, किस एक्ट के थ्रू है, कौन सी कमेटी ने इसको कमेंट रिकमेंड करा, नेट वर्थ कितनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। और उसके बाद कौन कौन होगा वो थोड़ा सा देखना है। और देखिए ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। चलिए आगे हमारे पास आ जाता है हाउस होल्ड सेविंग्स रेट्स क्या है, घरेलू बचत की बात हो रही है। तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि हाउस होल्ड सेविंग जो है वो रिमेन टॉप नेट लेंडर रहेगा टू द इकोनॉमी इन द कमिंग डिकेड्स, जो आने वाले साल हैं उसमें टॉप नेट लेंडर टू दी इकोनॉमी, ठीक है, तो आने वाले शताब्दियों में। हाउस होल्ड सेविंग की बात करेंगे, उनको कैटेगराइज किया गया है फाइनेंशियल सेविंग में, तो जैसे उसमें करेंसी है, डिपॉजिट है, इंश्योरेंस फंड है, राइट। अच्छा, डेक्लाइन इन द फाइनेंशियल सेविंग की बात करें, जो बैंकिंग सेक्टर मेंटेन लिक्विडिटी एंड मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। फिजिकल सेविंग ये भी इसी में आता है, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल एंड फिजिकल सेविंग इज अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग, राइट। सो फिजिकल सेविंग असेट्स अलोंग विद द सेविंग मेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउस होल्ड सेविंग रेट्स को, जैसे इनकम लेवल्स है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सोशल सेफ्टी नीड्स है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, विच इज द फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउस हाउस होल्ड सेविंग रेट्स। तो आपको याद रखना है कि उनमें देखिए, जब सीधी सी बात है, इनकम हो रही है लेवल वो भी देखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी देखा जाएगा, इन्फ्लेशन भी देखी जाएगी, इकोनॉमी स्टेबिलिटी भी देखी जाएगी, सोशल सेफ्टी भी देखी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट हाउस होल्ड सेविंग रेट्स की। तो हाउस होल्ड सेविंग रेट इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ हाउस होल्ड सेविंग टू जीडीपी।
A share of the household financial saving goes toward government borrowing. In India, household sector typically generate surplus saving relative to its investment lending to access to other sector. Okay, चलिए। सो देखिए आज मैं इसको यहीं रोकूँगा और ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ 40-45 मिनट ही आपको देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। तो आप एक बार इसको और फिर रीड कर लेंगे दैट्स क्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच।